अस्सलामुअलैकुम। आज जो है मैं बीएफटी का सेकंड लेटेस्ट अटेम्प्ट जो है विंटर 19 का उसका क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे कॉस्टिंग के पेपर से लिंक है टॉपिक एनपीवी से। इस क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉस्टिंग और एनपीवी से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो इस वजह से जो है मैं ये सवाल करवा रहा हूँ। तो आइए चलें सवाल को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये विंटर 19 बीएफटी के पेपर का। Gori Limited (GL) is engaged in the manufacturing of product Z. Presently, GL is considering to bid for a tender which requires supply of a modified version of a product Z for 3 years. अब गोरी लिमिटेड जो है वो इंगेज है प्रोडक्ट Z बनाने में। अभी जो है GL यानी गोरी लिमिटेड सोच रही है कि वो एक ऐसा टेंडर में जो है पार्टिसिपेट करे जिसके जरिए जो है वो अपने प्रोडक्ट Z को मॉडिफाइड कर दे, 3 सालों के लिए मॉडिफाइड Z बना दे। द मार्केटिंग डायरेक्टर बिलीव्स दैट इफ इट अनलाइकली टू विन द टेंडर इफ द बिड प्राइस ऑफ अ मॉडिफाइड Z एक्सीड्स 5000 पर यूनिट। वो कहता है, जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो उसका ये यकीन है कि अगर हम 5000 पर यूनिट से ज्यादा मॉडिफाइड Z प्रोडक्ट की प्राइस रखें तो हम हार सकते हैं। तो मैं वो डेटा हाईलाइट करूंगा जिसकी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। 5000 पर यूनिट डेटा मैंने हाईलाइट कर दिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, GL would require to supply 40,000, 80,000, 50,000 यूनिट्स इन ईयर 1, 2, 3। कहता है GL जो है वो पहले साल में 40,000, दूसरे साल में 80,000 और तीसरे साल में 50,000 यूनिट्स सेल करेगा, सप्लाई करेगा। द प्राइस कोटेड इन द टेंडर वुड बी द सेम इन ऑल द 3 years। कहता है जो प्राइस हमने रखी है टेंडर में, कौन सी प्राइस, 5000 पर यूनिट, वो तीनों सालों में सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। 40,000 यूनिट्स के लिए 5000 है, 80,000 यूनिट्स के लिए 5000 है और 50,000 यूनिट्स के लिए भी 5000 पर यूनिट प्राइस होगी, न से कम न से ज्यादा। अब पॉइंट 2 में वो क्या कहता है? पॉइंट 2 में वो कहता है द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GL has incurred a cost of 0.5 million on preparing the feasibility for production of modified Z। कहता है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट था GL का उसने जो है 0.5 मिलियन की कॉस्ट इनकर कर दी। क्या चीज? ये तैयारी करने में, ऑन द प्रिपेयरिंग द फिजिबिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड Z। प्रिपेयरिंग करने के लिए फिजिबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड Z की प्रोडक्शन की, तो ये 0.5 मिलियन की जो कॉस्ट है वो इनकर हो चुकी है। अब तक हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, हमने अभी टेंडर जो है हमने जो विन नहीं किया कि हमें ये 3 साल तक मॉडिफाइड Z हमारा रहेगा, तो ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है। तो अगर हम मॉडिफाइड Z या प्रोडक्ट जो है 3 साल तक नहीं चलाते, यानी हम ये प्रोजेक्ट नहीं चलाते, अगर मैं बात करूं तो क्या ये कॉस्ट मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं। और अगर मैं चलाता हूं तो, यानी मैं चलाऊं या ना चलाऊं, मेरी इस 0.5 मिलियन की कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं पा रहा, क्योंकि एक दफा इनकर हो चुकी है। तो जब इनकर हो चुकी है, मेरे चलाने या ना चलाने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस कॉस्ट जो है इररेलेवेंट है इस क्वेश्चन में। तो ये जो है इग्नोर करने वाली चीज है, तो इसे जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इग्नोर कर दो। इस पॉइंट नंबर 2 को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3 पर क्या कहता है? GL वुड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 50 मिलियन रुपीज टू मीट द एडिशनल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। कहता है GL ने एक मशीन खरीदी 50 मिलियन की, जिससे वो एडिशनल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करे, प्रोडक्शन मजीद अपने यूनिट्स उसने बढ़ा दिए, वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, तो उसने एक मशीन खरीदी कितने की? 50 मिलियन की। तो ये अमाउंट भी हमें चाहिए। जो जो अमाउंट चाहिए उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मेरे काम की इग्नोर करने वाली उसे मैं हाईलाइट ही नहीं कर रहा। फिर कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 3 द मशीन वुड हैव नो यूज फॉर GL। ये जो मशीन खरीदी थी 50 मिलियन की, अब इस्तेमाल में नहीं आ रही। कब? तीसरे साल के आखिर में। एंड वुड बी डिस्पोज ऑफ 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और ये जो है मैं बेच रहा हूँ या बेच पा रहा हूँ, उसकी NRV कितनी है? 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी 50 का 50% कितना हुआ? 25 मिलियन। 25 मिलियन की ये मशीन बिक रही है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। पॉइंट नंबर 4, एन एडिशनल 100 million rupees would be required initially
टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हमने इनिशियली कितना रिक्वायर्ड था 100 मिलियन, तो 100 मिलियन की अमाउंट जो है हमें एडिशनली रिक्वायर्ड थी। अब पॉइंट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ मॉडिफाइड Z वुड रिक्वायर 3 रॉ मटेरियल्स। कहता है जो मॉडिफाइड Z बनाने के लिए हमें जो है 3 रॉ मटेरियल लगते हैं। कौन कौन से 3 रॉ मटेरियल लगते हैं, उसने कहा एक AB5 लगता है, CD7 लगता है, EF2 लगता है। फिर इसने इसकी हमें रेशियो बता दी, 3 यूनिट्स ऑफ AB5, 2 यूनिट्स ऑफ CD7 एंड 1 यूनिट ऑफ EF2, यानी कि उसने कहा 3:2:1 रेशियो के हिसाब से बिकते हैं। रॉ मटेरियल कौन से है, AB5 है, CD7 है और हमारे पास EF2 है। करंट स्टॉक पोजीशन ऑफ ऑल 3 रॉ मटेरियल्स आर एज फॉलोज। जो करंट पोजीशन है स्टॉक की इन 3 रॉ मटेरियल्स की वो उसने दे दी हमें नीचे, AB5, CD7 और EF2। यूनिट्स इन स्टॉक उसने बता दी, AB5 100,000 अवेलेबल्स हैं, CD7 90,000 अवेलेबल्स हैं और EF2 40,000 अवेलेबल है। हमने परचेज कब किए थे, ओरिजिनल परचेज प्राइस मतलब हमने कब परचेज किया, कितने में परचेज किए, 450 में AB5 किया, CD7 375 में और EF2 125 पर यूनिट, एक यूनिट हमने इतने में परचेज किया। फिर कहता है मार्केट प्राइस इसकी क्या है, 500 यूनिट्स, 330 और 150। और कहता है अगर अभी ये बिके तो कितने में बिकेंगे, डिस्पोजल वैल्यू उनकी क्या है, तो 250 AB5 की, 220 CD7 की और 75 EF2 की। तो उसने रिमार्क्स दिए, उसने अब हर एक के आगे लिखा है कि ये नोट नंबर 1 देखें, CD7 के आगे क्या है, नोट नंबर 2 देखें और EF2 के आगे क्या है, नोट नंबर 3 देखें। हम देखते हैं। अब AB5 के लिए कह रहा है नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 AB5 के लिए, द मटेरियल इज इन कंटिन्यूअस यूज ऑफ GL। कहता है ये जो AB5 है ये GL के रेगुलर यूज में आ रहा है, वो यूज में उसके। तो हमने पढ़ा था कि जब एक स्टॉक जो है यूज में हो तो हम उसकी क्या करेंगे, ये पॉइंट किसके लिए, ये रेलेवेंट कॉस्ट के लिए। तो रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के लिए हम बोलेंगे जब एक स्टॉक यूज में होता है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस होती है। तो AB5 की हम रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे, मार्केट प्राइस, जो कि है 500। अब CD7 के लिए उसने नोट 2 दिया है, नोट 2 में वो कह रहा है दिस मटेरियल हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 1 ईयर। ये मटेरियल इस आखिरी 1 साल से पहले तो चाहिए ही नहीं था हमें। The only alternative utilization of this material is to use as a substitute for material PK1। कहते हैं ये जो CD7 है इस मटेरियल का यूज इसलिए किया क्योंकि ये हम इसको सब्स्टिट्यूट लेके आए हैं किसके, PK1 के। बट दिस वुड इन्वॉल्व फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मगर कहता है इससे जो है सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए मजीद खर्चा होगा, कितने का, 240 पर यूनिट, 240 पर यूनिट इस पे मजीद खर्च करेंगे तब जाकर ही हम CD7 को PK1 की जगह यूज कर सकते हैं। तो द करंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल PK1 इज 540 पर यूनिट, मगर PK1 की करंट कॉस्ट कितनी है, 540। इन दोनों को नेट करो, यानी 540 की चीज पर हम कितना खर्चा करें तो 540 की चीज बचेगी, तो 240 हम मजीद खर्चा करें तो 540 की चीज बच जाएगी। तो 540 में से मैं 240 लेस करता हूं तो मुझे कितनी अमाउंट मिलती है, 300 पर यूनिट अमाउंट मुझे मिलती है, जो मेरी क्या है, यूटिलिटी वैल्यू है। तो 300 पर यूनिट मेरी यूटिलिटी वैल्यू है। ये जो 300 पर यूनिट यूटिलिटी वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा, किसके साथ कंपेयर करूंगा, अपनी डिस्पोजेबल वैल्यू यानी NRV के साथ में कंपेयर करूंगा। तो मेरी डिस्पोजेबल वैल्यू कितनी है, CD7 की, मेरी डिस्पोजेबल वैल्यू CD7 की है 220 और मेरी जो है यूटिलिटी वैल्यू कौन सी है, 300। इन दोनों में से कौन सी हायर है, 300। जब 300 इन दोनों में से हायर है तो मैं अपनी रेलेवेंट कॉस्ट 300 कहूंगा। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम EF2 की तरफ। EF2 में उसने कहा नोट 3 देखो, नोट 3 हम देख रहे हैं। वो कहता है इट वॉज परचेज 2 years ago फॉर अनदर प्रोजेक्ट। कहते ये हमने खरीदा था किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 2 साल पहले। इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड Z। कहते ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडिफाइड Z के लिए भी, अदरवाइज इट वुड बी डिस्पोज ऑफ, और अगर नहीं करते तो हमें ये
फेंकना पड़ेगा। द डिस्पोजेबल कॉस्ट वुड बी 25 पर यूनिट, और जो डिस्पोजेबल कॉस्ट है इसकी, अगर हम फेंकते हैं इसको तो 25 रुपए पर यूनिट है। और EF2 की हमने ऊपर करंट डिस्पोजेबल वैल्यू क्या लिखी है 75, यानी पे हमने इस पर जो है 25 इतना हमने मजीद खर्चे की 75 इसकी डिस्पोजल वैल्यू हो गई है। तो 75 में से 25 में लेस कर दूं, और अगर मैं 75 में से 25 लेस करता हूं मेरे पास नेट NRV आ जाएगी मेरी। ये जो NRV आएगी यही मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो 75 में से 25 में लेस करता हूं मेरी NRV क्या आएगी 50, तो 50 पर यूनिट मेरी इसमें रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में वो कहता है every 100 units of a modified Z would require 600 skilled labor hours and 400 unskilled labor hours। वो कहता है कि जी मेरे पास जो है हर 100 यूनिट के पीछे 600 स्किल लेबर घंटे काम करते हैं और 400 अनस्किल्ड लेबर घंटे लगते हैं। फिर वो कहता है ये जो स्किल्ड लेबर्स है इन्हें मैं पे करता हूँ 30,000 पर यूनिट्स, और अगर मुझे ये बाहर से मंगवाने पड़े इनके अलावा तो मैं उन्हें देता हूँ 35 रुपए पर यूनिट पर मंथ, सॉरी 30,000 पर मंथ जो मेरे पास हैं, और उनके अलावा कोई दूसरे मंगवाने पड़ जाए तो 35,000 पर मंथ। आइडल लेबर ओवर्स आर पेड 70% ऑफ नॉर्मल रेट, यानी ये जो स्किल लेबर्स है अगर ये फारिग बैठते हैं तो मैंने 70% नॉर्मल रेट का देता हूं मैं, सही। द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स एट 200 आवर्स, तो उसने कहा महीने के 200 घंटे लगते हैं एक लेबर को। स्किल्ड लेबर की बात कर अब तक, तो स्किल्ड लेबर को महीने में 200 घंटे लगते हैं। अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर 850 रुपीज पर आवर, और जो अनस्किल्ड लेबर है हम उसे जो है 50 रुपए घंटे के हिसाब से देते हैं। इफ GL इज नॉट एबल टू विन दिस प्रोजेक्ट, अगर GL जो है वो नहीं जीत पाती है प्रोजेक्ट, देयर वुड बी 14,000, 18,000, 16,000 आइडल स्किल लेबर ओवर्स इन ईयर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो वो कहता है कि 14,000, 18,000, 16,000 ऐसे घंटे हैं जिन घंटे में स्किल लेबर्स ने काम नहीं किया, ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। ईयर 1 में कितने हुए 14,000, ईयर 2 में 18,000, ईयर 3 में 16,000 घंटे। पॉइंट नंबर 7, प्रेजेंटली GL absorb overheads at 50 rupees per skilled labor, 40% of which are consisted of fixed overheads। कहता है GL जो है 150 रुपए पर स्किल लेबर ओवर लगाता है और 40% जो है इस 150 का है वो फिक्स ओवरहेड्स है। तो वेरिएबल कितना होगा, अगर 40% फिक्स है तो वेरिएबल कितना होगा 60% ऑफ 150 पर स्किल लेबर ओवर वेरिएबल होगा। फ्रॉम ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 8% पर एनम। कहता है दूसरे साल और उसके आगे से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप्लाई हुआ 8% पर एनम होगा। GL's कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16% और GL की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो 16% है। Assume that all cash flows arise at the end of year unless specified others। कहते हैं जितने भी कैश फ्लोज है वो आखिर में, साल के आखिर में इस्तेमाल होते हैं अगर कुछ और नहीं कहा गया तो। रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज वेदर इट इज फीजिबल फॉर GL टू बिड फॉर अ टेंडर एट अ प्राइस सजेस्टेड बाय मार्केटिंग डायरेक्टर। कहता है क्या ये फीजिबल है GL के लिए जैसा उसके मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा, तो क्या ये जो है प्रोजेक्ट उसके लिए फिजिबल होगा या नहीं, वो बिड करे टेंडर के लिए या नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन को हमने रीड किया अच्छी तरह से, हर चीज अपनी हाईलाइट कर दी कि ये डेटा हमें इसमें चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। चले इसे सॉल्व करते हैं। कितनी ईयर्स तक चाहिए मुझे, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैंने सेल्स करनी है, मैं जो है RS जो है ले लेता हूँ 000 मैंने, ठीक है 3 0 हटा के मैं करता हूँ, या मिलियंस में ही ले लेते हैं, 3 0 हटा लेते हैं, सही है। तो मैंने सेल्स कितनी की ईयर 1 में
40,000 जो थे मेरे पास क्या थे, 40,000 मेरे पास पर यूनिट्स टोटल यूनिट्स थे ईयर 1 के लिए, और मैंने कितने में बेचा एक यूनिट, 5,000 यूनिट्स। तो मैंने 5,000 रुपये में एक यूनिट बेचा, तो 5,000 रुपये में मैंने एक यूनिट बेचा, कितने, 40,000, तो 3 जीरो मैंने हटा दिया, ये कितने हो गए मेरे, 200,000 जीरो, सॉरी ईयर 1 में, सही। नेक्स्ट ईयर में कितने बेच रहा हूँ, 5,000 का ही एक यूनिट बेच रहा हूँ, कितने यूनिट बेच रहा हूँ मैं, 80,000। और थर्ड ईयर में कितने में बेच रहा हूँ, 5,000 ही पर यूनिट में बेच रहा हूँ, और कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ, 50,000। ये मेरे पास तीनों ईयर्स की सेल्स आ गई। आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है, अब इस पॉइंट नंबर 2 जो पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा, हम इसको टिक कर देते हैं, ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो है इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है कि जी मशीन जो है हमने खरीदी थी 50 मिलियन की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी मैंने मशीन खरीदी थी कितने की, 50 मिलियन की। ये लोग 50 मिलियन था तो 3 जीरो हटाए तो 50,000, सही है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी जो है डिस्पोजल वैल्यू उसने कहा कि जी कितनी है, 50% ईयर थर्ड ईयर के एंड पे। मैंने कहा कि जी इसकी डिस्पोजल वैल्यू 50% है, किसकी, 50% है, मैंने कहा इसकी मैंने 50% ले ली 0.5, तो 25,000 जो है डिस्पोजल वैल्यू आ गई मुझे मशीन की। फिर इसने, अब पॉइंट नंबर 3 भी मेरा हो गया, जो होता जा रहा है मैं उसे भी हाईलाइट करता जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, एन एडिशनल 100 मिलियंस वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। तो 100 मिलियंस मेरा किस में लगा, वर्किंग कैपिटल के लिए। मैं 100 मिलियन जो है लगा देता हूँ वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल कितने, 100 मिलियन, ये नहीं, 100 मिलियन मैंने लगा दिया वर्किंग कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है प्रोडक्शन ऑफ ईच मॉडिफाइड यूनिट वुड रिक्वायर द 3 रॉ मटेरियल्स। अब उसने डायरेक्ट मटेरियल्स की जो है हमें दे दी डिटेल्स। इसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के इनकी कॉस्टिंग निकालेंगे, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो मैं वर्किंग बना लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ के मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है, इसे वर्किंग वन का नाम दे के डायरेक्ट मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल्स जो है मेरे पास कौन कौन से हैं। रॉ मटेरियल्स मेरे पास है AB5, CD7 और EF2, ये 3 रॉ मटेरियल्स है मेरे पास। मुझे क्या, और इनकी अवेलेबल स्टॉक जो है मेरे पास है, अवेलेबल स्टॉक कितने के अवेलेबल है मेरे पास, ये 100,000 का, ये 90,000 और ये 40,000। और मुझे रिक्वायर्ड कितने, मुझे चाहिए कितने, वो कहता है। अब चाहिए कितने ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने कहा कि जी कहाँ का, उसने 40,000 यूनिट है, सॉरी 40,000 यूनिट जो है ईयर 1 में सेल हो रहे हैं। तो अब मुझे किस रेशो से AB5 को बेचना है, मुझे 3 रेशो से, 3 यूनिट AB5 को मैं बेचता हूँ 1 यूनिट ऑफ मॉडिफाइड Z के लिए। तो 40,000 यूनिट्स हैं टोटल, तो मुझे कितने चाहिए, मुझे 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितने, 3 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कितने यूनिट्स मुझे चाहिए, 1,20,000 मुझे यूनिट्स चाहिए। मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, RC रेलेवेंट कॉस्ट इसकी, ये यूनिट जो है मैं AB5, ये जो रॉ मटेरियल है नोट 1 में उसने लिखा था मेरे रेगुलर यूज का है, तो इसकी जब रेगुलर यूज में होता है रेलेवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस होती है, तो इस AB5 की मार्केट प्राइस क्या है 500।
मैं 500 ले लूँगा इसकी मार्केट प्राइस। तो मैं बोलूँगा 500 जो है इसकी मार्केट प्राइस है। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, मैं बोलूँगा 500 यूनिट्स के एक पर यूनिट है और मुझे चाहिए कितने, 1,20,000। तो 1,20,000 के हिसाब से मुझे कितने मिलेंगे, 60 मिलियन। और अगर मैं 3 जीरो हटा दूँ तो 60,000। अब मुझे CD7 के लिए पता करना है। CD7 ये ईयर 1 का डेटा चल रहा है, सही है, ये ईयर 1 का डेटा चल रहा है, ये ईयर 1 है। अब CD7 के बारे में उसने मुझे कहा कि जी मेरे पास जो है 40,000 यूनिट्स हैं और वो कहता है कि जी कितने यूनिट्स इसके बनते हैं रेशियो में, 2 यूनिट्स के हिसाब से। तो मैंने कह दिया कि जी 40,000 यूनिट्स मेरे पास ये हैं, तो मुझे 2 बेचने हैं CD7। 2 में CD7 के बेचता हूँ, 1 यूनिट ऑफ मॉडिफाइड जी के लिए मैं यूज होता है। तो 80,000 यूनिट जो हैं मुझे चाहिए किसके लिए, किसके, CD7 के। और इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो उसने कहा 40,000 मेरे पास टोटल यूनिट्स हैं और एक मॉडिफाइड जी यूनिट को बनाने के लिए क्या रेशियो है मेरे पास, EF2 की 1। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 40,000 आ गया। अब इनकी RC क्या थी, RC हमने कैलकुलेट की थी रीड करते हुए। CD7 की RC मैंने कहा था कि 300 होगी, क्यों, क्योंकि 540 माइनस 240 300 और 300 को कंपेयर किया था NRV से, जो उनमें से हायर होती है वो अमाउंट लेते हैं। तो हायर 300 थी, RC मैंने कहा था इसकी 300 है। और मैंने EF2 के बारे में क्या कहा था, EF2 की हमने RC ली थी 50 क्यों ली थी, 25 ये हमने कहा ये यहाँ भी है, सही है। तो 25 हमने कहा यहाँ भी लग हैं, डिस्पोज हो रही है, हमें मिलने थे 25 जो नहीं मिले। क्यों, जो हमें मिलने थे नहीं मिले, तो हमने नेट इम्पैक्ट के कितना है 50। तो 50 क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट। इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, 50। यही जो चीज मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ तो इनकी आ जाएगी कितनी, मुझे अमाउंट पता चल जाएगी ईयर 1 के लिए। इन रॉ मटेरियल्स की मुझे अमाउंट मिल जाएगी ईयर 1 के लिए, वो मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा कि जी ये मेरे पास जो है डायरेक्ट मटेरियल है, ईयर 1 के लिए मेरे पास इनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। इन सबका मैं सम कर लेता हूँ। इनका मैंने सम किया, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया ईयर 1 के लिए। 3 जीरो हटा देते हैं, ये कितना है 86,000 ना, 3 जीरो से हटा देते हैं, ये आ गया जी हमारे पास 86,000, सही है। अब आ जाते हैं ईयर 2 के लिए, सेम डेटा पूरा उठाया, ये मैंने लिख दिया ईयर 2। रॉ मटेरियल मेरे पास जो है, अच्छा एक और चीज हाँ, एक चीज तो मैं बताने ही भूल गया। यहाँ AB5 के केस में तो मैंने सारा का सारा मटेरियल बाहर से ही खरीद लिया ना। CD7 में 90,000 का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल पड़ा है और 80,000 मुझे चाहिए और ये किसी यूज में भी नहीं, ऐसे ही पड़ा है। तो मुझे जो चाहिए कितने का चाहिए, 80 का। तो 90 में से 80 कम होते हैं, तो 80,000 यूनिट्स मुझे चाहिए। तो 10,000 यूनिट्स मेरे अब मजीद पड़े हैं और 80,000 यूनिट्स को मेरे किस हिसाब से बेच रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्ट की क्या ले रहा हूँ 300। तो 80,000 को 300 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये 240 आया। और EF2 में 40,000 यूनिट्स मेरे पास पड़े थे और 40,000 ही चाहिए थे, जितने चाहिए थे उतने ही मेरे पास पड़े थे। तो मैंने उसे 50 से उनकी रेलेवेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या है, नेक्स्ट ईयर में जो है उसने नहीं बताया कितने पड़े, और जो CD7 है 10,000 यूनिट से पड़े। ये 10,000 यूनिट्स मुझे कैसे पता चला, ये क्योंकि 90,000 थे, 80,000 कंज्यूम हो गए, तो कितने मजीद बचे 10,000। तो 10,000 यूनिट्स CD7 के मेरे पास पड़े और ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया था। अब ईयर 2 में मुझे कितने चाहिए, अब ईयर 2 में मुझे 80,000 यूनिट्स मेरे
प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा हूँ मैं ईयर 2 में, तो 80,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह CD7 के लिए भी 80,000 यूनिट्स 2 से मल्टीप्लाई, और इसी तरह जो है EF2 के लिए भी 80,000 यूनिट्स और 1 से मल्टीप्लाई। अब इनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अब इनकी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी AB5 के लिए तो 500 है, CD7 के लिए 330 है, 330 है और 300 भी है, दोनों है इनकी इसकी रेलेवेंट कॉस्ट। दोनों कैसे है वो भी देखते हैं। उसके बाद EF2 के लिए इसकी रेलेवेंट कॉस्ट अभी क्या है 150, इसकी अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है 150 मार्केट प्राइस। अब ये 330 जो मैंने यहाँ लिखा है ये 150 यूनिट्स के लिए, क्यों 160 मुझे, चलो यहाँ कॉलम बना देंगे। यहाँ मुझे नेट रिमेनिंग कितने हैं, नेट रिक्वायर्ड, इधर जो है मुझे यही इतने ही चाहिए, यहाँ मुझे जो है 150,000 चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10,000 यूनिट्स पड़े हैं, मुझे चाहिए कितने थे 1,60,000 यूनिट चाहिए थे, तो 10,000 में से 1,60,000 में से कितने मुझे मिल गए 10,000, कितने मुझे मजीद लेने हैं 1,50,000, कहाँ से लेने हैं मार्केट से, और तीसरे केस में क्या 80 के 80,000 ही मुझे मार्केट से खरीदने हैं। इसलिए इनकी रेलेवेंट कॉस्ट CD7 की दो आई हैं, एक आई 330 किसके लिए 1.5 लाख के लिए, और एक आई 300 किसके लिए 10,000 यूनिट्स के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ अब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, कितने यूनिट्स मुझे चाहिए 240,000, किस रेट के हिसाब से 500 के हिसाब से, मगर ईयर 2 है, इन्फ्लेशन भी लगेगा, कितने का 1.08 का, 8% इन्फ्लेशन लगा तो मैंने 1.08 कर दिया, 129600000। अब इसमें क्या होगा, कितने मुझे यूनिट्स बाहर से लेने हैं 150,000 यूनिट्स मुझे बाहर से लेने हैं मार्केट से, तो उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है 330। उसमें ऐड करो कितने यूनिट्स मुझे मेरे पास हैं 10,000 यूनिट्स मेरे पास है, किस रेट पर 300 रेट पर। जब ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इसके बाद हम इसे इन्फ्लेशन से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अप्लाई हो रहा है, कितने परसेंट 8% इन्फ्लेशन से भी मैंने इन्हें इंक्रीज कर दिया। अब वो क्या कहता है कितने यूनिट्स लेने हैं 80,000, कहाँ से लेने हैं बाहर से, किस रेट पर 150 के, इन्फ्लेशन इन पे भी अप्लाई हो रहा है इन पे भी अप्लाई हो रहा है, तो कितने परसेंट 8%। ये मेरे पास इनका भी अमाउंट आ गई इन्फ्लेशन की, इनका सम किया 199260000। तो यहाँ मैंने कहा कि जी मेरे पास आ गया 199260000, 1992600, नेगेटिव में हो गया 3 0 हटा दिया मैंने। अब ये आ गया ईयर 3, ईयर 3 भी सिमिलर। अवेलेबल कितने हैं, कोई भी नहीं अवेलेबल, चाहिए कितने, अब 50,000 यूनिट्स में बेच रहा हूं, 50,000 यूनिट्स मैंने सप्लाई करने, 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया 1.5 लाख, और यहाँ पे 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख, और अगर मैं जो है 1 रेशो से मल्टीप्लाई करूं तो कितने 50,000। तो ये इतने मुझे रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे मुझे रिक्वायर्ड हैं। अभी इन पे रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या है, इसकी 500 ही है और इसकी 330 और इसकी 150। क्यों? क्योंकि ये मार्केट से ही मैंने अब परचेज करने मेरे पास नहीं है, जो मार्केट से मैंने परचेज करने हैं तो इनकी क्या हुई कॉस्ट, 150,000 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे 500 से, और इन्फ्लेशन का रेट से भी करवा रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी लगेगी। इसका क्या 150 ये मैं करवा रहा हूँ 100,000 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 330 से, और इन्हें जो है मैं 1.08 इन्फ्लेशन के रेट से भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ।
सही। और उसके बाद 80,000 यूनिट्स, 80 नहीं 50,000 यूनिट्स, सॉरी 50,000 यूनिट्स है, 50,000 यूनिट्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किस रेट से, 150 के साथ, और इन्फ्लेशन का भी रेट अप्लाई कर रहा हूँ मैं। इसे क्या है, 1 लाख को मल्टीप्लाई करवाओ 330 से और मल्टीप्लाई करो 1.08 से, सही था। इनका सम लिया तो क्या आया 124740, वहां हम लिख देते हैं ईयर 3 है, ये ईयर 3 है, Y3 124740, तो ईयर 3 में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया 124740, और यहाँ हमने लिख दिया कि ये डायरेक्ट मटेरियल जो है आप जाके देख लो कहाँ पे वर्किंग वन में, सही। चलो अब चलें, अब हमने कौन सा पॉइंट कर लिया, पॉइंट नंबर 5 भी कर लिया। अब पॉइंट नंबर करने चले हम पॉइंट नंबर 6 जो है लेबर्स के बारे में, इसकी भी हम अलग से वर्किंग बनाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि 100 यूनिट्स, एवरी 100 यूनिट्स, यानी हर 100 यूनिट पे 600 स्किल लेबर लगते हैं, आवर्स लगते हैं, 400 अनस्किल लेबर आवर्स लगते हैं। तो हम कहते हैं कि जी मैं, चलो इसको इजी कर देते हैं। इसके करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो सप्लाई हो रहे हैं उनको 100 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जिन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 यूनिट्स के हिसाब से। तो अगर मैं 40,000 यूनिट्स को 100 से डिवाइड करता हूं तो 400 यूनिट्स आते हैं, और उन्हें मल्टीप्लाई करता हूं 600 से तो 40,000 मेरे पास स्किल लेबर आवर्स आ जाते हैं टोटल। दूसरा तरीका क्या है, मैं 600 को 100 से डिवाइड कर दूं जो क्या आता है 6, और 6 को मैं 40,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोनों ही सही तरीके हैं, तो जो आपको सही लगेगा उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं करने लगा हूं 600 को जो हम करते हैं डिवाइड 100 से, तो मैंने कहा कि जी मेरे पास जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर आवर, सही है, वो मेरे पास है ईयर 1 के लिए 600, तो मैं कर रहा हूं डिवाइड 100 से, जो कि मेरे पास आता है 6। इसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, मैंने मल्टीप्लाई किया 40,000 यूनिट से, तो मेरे पास ये आ गया 240,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 240,000 मेरे पास आ गया ईयर 1 की स्किल लेबर आवर्स। अब ईयर 2 के लिए उसने क्या किया, ईयर 2 में क्या, ईयर 2 के लिए उसने कहा कि 6 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ, 80,000 यूनिट्स के साथ। तो मैं अगर 6 को मल्टीप्लाई करवाऊं 80,000 यूनिट से, तो क्या आया मेरे पास 48,000। ईयर 3 में ये रिक्वायर्ड में निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, रिक्वायर्ड ओवर्स, ठीक है, इतने मुझे ओवर्स चाहिए। थर्ड ईयर में कितने मेरे पास यूनिट्स थे, 50,000 यूनिट्स। ये 50,000 यूनिट्स मुझे किस रेट से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 6 ओवर्स में लेता हूँ 100 यूनिट्स बनाने के, 6 ओवर्स लेता हूँ 1 यूनिट बनाने का, सही। कितने यूनिट्स मुझे बनाने हैं, 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स बनाने तो मुझे 3 लाख लगेंगे ओवर्स। ये मेरे पास आ गए स्किल लेबर के ओवर्स। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी आप जो आपके पास जो स्किल लेबर हैं वो 30,000 पर मंथ आप देते हो, और जो बाहर से लेके आते हो उनकी जगह उनके अलावा कोई और लेके आते हो उन्हें 35,000 पर मंथ देते हो। तो मैंने कहा कि जी जो रिप्लेसमेंट या बाहर के स्किल लेबर हैं उनकी पर आवर रेट क्या है, उनका मैंने कहा पर आवर रेट है जो रिप्लेसमेंट के 35,000, किसके साथ है 200 पर आवर पर मंथ चल है, तो 35,000 पर मंथ था, तो 2 ओवर पर मंथ था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पर आवर रेट कितना 175। और जो मेरे पास अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है,
नहीं, बल्कि मेरे पास जो आइडियल ओवर्स है किसके, स्किल्ड लेबर के, वो कितने हैं, वो उसने कहा कि जी 70,000 और 70% नॉर्मल रेट है, यानी अगर 35,000 पर मंथ है तो मैं 70% नॉर्मल रेट के हिसाब से अगर लूं तो इतना तो मैं उसको दे रहा हूँ, कितना मैं नहीं दे रहा, 30%, तो 30% मेरी इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हुई, तो मैं इस 35,000 का क्या ले लूंगा, 30%, तो 35,000 नहीं 30,000 का। क्यों यहाँ 35 क्यों नहीं ले रहा, यहाँ 35 इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आइडल ओवर्स उस लेबर को दिया जाता है जो हमारे पास होता है। अगर मेरे पास एक लेबर है, लेट्स सपोज के मेरे पास एक शॉप है और शॉप पे मैंने एक लेबर रखा हुआ है, वही लेबर जो है मेरे पास वहां बैठा होगा, मेरे से बातें कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। बाहर से अगर मैं लेबर लेके आता हूँ कील लगाने के लिए अपनी शॉप पर, तो वो तो आके मेरे से बातें नहीं करेगा कील लगाने के लिए, कील लगाएगा बारों बार जाएगा। तो आइडल ओवर्स किसके होंगे, जो मेरे पास है, तो कितनी अमाउंट पे उसकी होगी, 30,000 पर मंथ, उसके मैं क्या लूंगा, 70% मैं दे रहा हूँ, कितना लेना है, 30%, तो 30,000 था मेरे पास पर मंथ, 200 ओवरवाइज पर मंथ, 150 आइडल आ रहा है और इसका मैं ले लूंगा कितने परसेंट, 30%, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा अपना आइडियल ओवर्स रेट आ जाएगा स्किल लेबर में। अब उसने मुझे क्या कहा है, उसने मुझे कहा है ईयर 1 पर जो है आइडियल ओवर्स कितने लगते हैं, उसने कहा ईयर 1 पर ये इसने कहा 40,000 लगते हैं, 80,000 ईयर 2 पर, 16,000 ईयर 3 पर, मैं इसको लिख देता हूँ 14,000 ईयर 1 पर, 18,000 ईयर 2 पर और 16,000 ईयर 3 पर। नेट मुझे कितने लेबर, मतलब मेरे ओवर्स कितने लेबर काम करें, कितने ओवर्स लेबर काम करेंगे, यानी नेट ओवर्स कितने होंगे मेरे, तो 240 माइनस 14,000, तो मेरे पास जो लेबर काम कर रहा होगा वो कितने का काम कर रहा होगा, 226,000, 462,000 और 284,000। क्लियर हुआ। अब इनका रेट भी हमने निकाल लिया, तो अब हम इनकी अमाउंट निकाल लेते हैं। इनकी अमाउंट क्या आएगी, इनकी जो अमाउंट मेरे पास होगी वो होगी, मैंने कहा 226,000 है, ये जो है आके काम कर रहे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए, तो इनका रेट कितना होगा 175, और मैंने कहा कि ये जो 175 है वो रेट है जो ईमानदारी से बैठकर कमा रहे हैं, जो अपनी हक हलाल की कमाई कमा रहे हैं, 175, और ये 284,000 मल्टीप्लाई बाय 175 कितना, 497,000,000,000। अब मैं अमाउंट लेके आ रहा हूं किसकी, आइडल ओवर्स की, जो आइडल ओवर्स पे लोग बैठे हैं उनके भी तो मेरा खर्चा हो रहा है, तो आइडल ओवर्स के कितने हैं, 14,000, किस रेट पर है, 45 का, क्यों 150 का 30% लो ना, तो कितना 45 का, तो 63,000 इस पर, 81,000 उस पर, 8,10,000 उस पर, और कितना 7,20,000 इस पर। ईयर 3 में ये हो गया स्किल लेबर का, और अनस्किल लेबर का सिंपल सा खाता है, उसे ऊपर ही देख लेते हैं, वहीं कर लेते हैं, नीचे क्या वर्किंग बने उसकी अलग से। अब ईयर 2 ईयर 3 पे हमने इन्फ्लेशन नहीं लगाया, वो लगा लेते हैं, इन्फ्लेशन लगाना हम भूल गए, तो इस पर हम इन्फ्लेशन लगाते हैं 1.08, इस पर भी इन्फ्लेशन लगाते हैं 1.08, और इन अमाउंट्स पर भी इन्फ्लेशन नहीं लगाई 1.08, 1.08% इन्फ्लेशन इन सब पे लगा दी। ये इनके आगे स्किल्ड लेबर ओवर्स, इनका सम कर लें हम, इन दोनों का सम
इन तीनों का सम। और अगर ये दोनों के दोनों टोटल मुझे कितना पे करना है स्किल लेबर आवर्स के लिए, तीनों साल में इतना, तो एक साल में मैं कितना पे कर रहा हूँ स्किल लेबर्स के लिए 39, बल्कि हम इस तरह से नहीं दूसरी तरह लेते हैं, साल हमने दूसरी तरह रखे ना, एक साल के लिए कितना कर रहा हूँ मैं, तो बाकी के सालों के लिए कितना, सही है। अब इनमें से 3 जीरो हटा के हमने लिखना है 40180 फर्स्ट ईयर के लिए। मैंने कहा कि ये डायरेक्ट लेबर है जिसमें से मैं लिख रहा हूँ स्किल लेबर के बारे में, और ये मैंने कहा जाके देखो कहाँ पे वर्किंग 2 में, ईयर 1 में कितना है 40 कितना था 40180 40180। ईयर 2 के लिए कितना था 8819 2.8 8819 2.8। और ईयर 3 के लिए कितना है 5453.6 5453.6। ये आगे स्किल लेबर और ये अब आगे अनस्किल लेबर। इसके लिए उसने क्या कहा था, इसके लिए उसने कहा था कि जी 50 रुपीज पर ओवर में पे करता हूँ और 400 अनस्किल लेबर्स ओवर्स हैं एवरी 100 यूनिट्स के बीच में। तो 400 को मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, कितने 4 ओवर जो है एक यूनिट के पीछे मैं लगाता हूँ, तो टोटल मेरे पास यूनिट्स कितने वो उसने मुझे सवाल में बता दिए। तो टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हैं 40,000 यूनिट्स टोटल है फर्स्ट ईयर में, और क्या रेट है 4, तो 160,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर में क्या है, नेक्स्ट ईयर में 40,000 यूनिट्स और 80,000 यूनिट्स है मेरे पास। रेट मेरे पास क्या है, रेट मेरे पास 4 है और इन्फ्लेशन कितना है 1.08। इसी तरह थर्ड ईयर 50,000 यूनिट्स है मेरे पास, रेट कितना है मेरे पास 4 और इन्फ्लेशन 1.08। ईयर 2 के बाद इन्फ्लेशन लगानी, ईयर 1 के बाद नहीं लगानी इन्फ्लेशन, सही है। अब सवाल में क्या रह गया, अब उसने मुझे बता दिया कि जी ये जो वेरिएबल कॉस्ट थी ना, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, वो 60% थी 150 की। मैंने कहा कि ठीक है जी फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लेते हैं, वेरिएबल ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट उसने दी थी, वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं फैक्ट्री वेरिएबल्स ना। कितने थी ईयर 1 के लिए, उसने कहा कि जी 150 का 60%, तो मैंने कहा कि जी 150 का मैंने लिया कितना 60%, 150 लेबर ओवर्स है ना, पर लेबर ओवर था 150, तो टोटल मेरे पास कितना लेबर ओवर है, मेरे पास जो टोटल लेबर ओवर है 240, उसका मैंने लेना है कितने परसेंट, इसको मैं लगा 150 का 60%, 216, पहले 150 का 60% दूंगा, 216,000, ठीक है, तो ये हम लिखते हैं 216,000। नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा, इसी का 1.8% इन्फ्लेशन का रेट लगा दूंगा। सही कर रहा हूं मैं, नहीं, क्यों कि नेक्स्ट ईयर 40,000 यूनिट्स हो रहे थे, मेरे पास 80,000 यूनिट्स हो गए थे,
तो मैं क्या यहाँ लिखूँ, तो मैं जो हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितने थे मेरे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे टोटल थे। चलो ये रहे 48,000, 4,80,000, इसको मल्टीप्लाई करूँ किस रेट से, 150 के साथ। 150 का कितने परसेंट, 60%, 150 का 60%, और फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ इन्फ्लेशन के रेट के साथ। मेरे पास कितना आया, 46656, तो मैंने कहा 46656। थर्ड ईयर पे क्या लिखूँ मैं, थर्ड ईयर पे मेरे पास टोटल थे 33 लाख, उसे मैंने जो है मल्टीप्लाई करवाया 150 कितने परसेंट, 60%, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करवाया किससे, 1.08 यानी इन्फ्लेशन के रेट से। कितना आया, 29160, 29160। तो ये मेरे पास आ गए फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। अब जो है मैं ले रहा हूँ, अच्छा यहाँ वर्किंग कैपिटल में ये 100 का मुझे रिकवर भी हो जाएगा। ये तो ये कैश फ्लोज हुए, इन सब का जो है मैं अब सम कर लेता हूँ। तो ये इन सब का मेरे पास आंसर आ गया। ये टोटल आया। अब मैं इनके क्या निकालूंगा, कैश फ्लोज निकाल लूंगा मैं। इनके अब मैं कैश फ्लोज निकाल लूंगा। मेरे पास क्या क्या रेट दिया था, 15% आई थिंक ना, नहीं 16% रेट दिया होता कैश फ्लो के लिए। तो कैश फ्लो के लिए 16% के रेट से मैं निकाल लूंगा पेरेंट वैल्यू 16% के हिसाब से। क्या आएगी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इनकी 16% के हिसाब से, एक मिनट नेगेटिव आ रही है। अच्छा एक सेकेंड, ये हमने 3 जीरो के साथ ले लिया ना, अब सही आएगी। यहाँ हम ऊपर सारा 3 जीरो हटा के कर रहे हैं, नीचे 3 जीरो लगा दिया, तो ये खराबी तो होनी थी। बाकी जगह सही है ना, हाँ बाकी जगह सही है, सही। आप करो, इसको हमने डिवाइड करना है किस रेट पे, 1.16 रेज टू पावर 0। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई मेरे पास इन सब की। और एनपीवी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो इनके सम से पता चलेगा। एनपी मेरे पास क्या आई, पॉजिटिव आई। तो ये हमने, उसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि क्या ये फिजिबल है या नहीं, तो हमने कहा जी बिल्कुल ये फिजिबल है, क्योंकि इसकी एनपीवी पॉजिटिव आई है। तो जो आपके मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा है वो सही, क्या उसी पे चलो। अच्छा एक गलती होगी, वो गलती क्या हुई, वो हमने अनस्किल लेबर में रेट मल्टीप्लाई किया ही नहीं था। सही है, अनस्किल लेबर में रेट मल्टीप्लाई करना है, 40 यूनिट से 3 जीरो हटा के 40,000 में से 4 से मल्टीप्लाई किया, और 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से रेट था। सही, तो ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा आंसर चेंज है। अभी जो है मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके बोला, तो यहाँ पे भी हमने 50 लिखना था, ये 50 आया, और यहाँ पर भी 50 लिखना है, 60 हो गया, यहाँ 50 है। बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, अब जो है इसका आंसर सही आ रहा होगा। तो इस सवाल को करें, इसमें कोई भी क्यूरीज आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे।